थर्ड प्रोसेस हीट ट्रांसफर का है जिसे कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें मीडियम का या बीच के मटेरियल का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिल्कुल भी। सन से लेकर हमारे यहाँ तक जो हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। बीच में बहुत सारा फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई मटेरियल है ही नहीं, उस बिना उस मटेरियल के भी हीट हम तक आ रही है। ये प्रोसेस कहलाता है रेडिएशन। और ये जो हीट का रिसेप्शन है, ये जो हीट का ट्रांसफर है, ये एक स्पेशल फॉर्म में होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और शायद आपने आपसे पहले कभी सुना हो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पचासों तरह की होती हैं, पचासों तरह की होती हैं। उनमें से एक तरह की वेव है जिसे जिससे हम देख पाते हैं, जिसे हम कहते हैं विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। ये इंफ्रारेड रेज जो है, ये इंफ्रारेड रेज हमें विजिबल नहीं है, लेकिन ये हीट इफेक्ट क्रिएट करती हैं। आप सबने शायद कभी फील करा हो, आपने ना किया हो, किसी को करते हुए देखा हो। कपड़ों पर प्रेस करनी थी, आपने आयरन ली और लगा कर उसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके छोड़ दिया। कुछ टाइम तो लेती है ना वो गर्म करने के लिए। एक तो तरीका सिंपल ये होता है कि अपने कपड़े पे चला के देखो उसे, गर्म हो गई तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा गर्म और कपड़ा, मम्मी की 10,000 की साड़ी खत्म 2 मिनट में। और उसके बाद जो डांट वाट पड़ती है वो, जली किसी से, जला किसी से कभी कोई कपड़ा? मम्मी ने एक बार भी नहीं पहना और जला दिया उसे। चलो, तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि या तो पहले आप किसी ऐसे कपड़े पर उसे लगाएं जिस पर जल जाने से नुकसान ना हो आपका, है ना। या तो पहले उस कपड़े पे चलाएं जिसपे जिसके जल जाने पे भी कोई नुकसान ना हो। या दूसरा एक तरीका आसान होता है, जब आपने शायद ऑब्जर्व नहीं करा हो लेकिन आपकी मम्मी या कोई और जो अक्सर प्रेस करते हैं, वो उस प्रेस के दूर ऐसे हाथ लगा करके देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि गर्म हो गई प्रॉपर या नहीं हो गई गर्म। वो दूर से ही पता लगा लेते हैं, थोड़ा दूर हाथ रख करके उन्हें आइडिया हो जाता है कि अब ये अभी ठंडी है, जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई या कम गर्म हो गई। हम्म? हाँ, वो तो ऑटोमेटिक प्रेस है। तो ये जो हीट का जो फील हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कौन सा रेडिएशन? इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन इसे बोलते हैं। हम्म। अगर आपकी ऐसी ये प्रेस गर्म हुई हुई बिल्कुल अंधेरे में रखी हो तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आपको उसकी लोकेशन का आइडिया है तो उसके आसपास हाथ लाकर उसकी में से निकलने वाली गर्मी को आप फील कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे लिए विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसका हीटिंग इफेक्ट हमें फील हो जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का वो पार्ट जिसे हम कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, इसकी एक प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना। इसकी एक प्रॉपर्टी है क्या? हीटिंग इफेक्ट करना। अब अगर कोई समझ गया हो तो एक सवाल का जवाब दे कि सूरज की रोशनी तो गर्म है, भले ही जाड़े हो रहे हो फिर भी गर्मी गर्मी है इसके अंदर। चांद की रोशनी बिल्कुल भरी गर्मी में भी ठंडी होती है, जबकि हम ये कहते हैं कि चांद की अपनी तो कोई, मून की अपनी तो कोई लाइट है ही नहीं। वो क्या करता है, वो सन की लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब वही सन की लाइट जो मून सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो गर्म क्यों नहीं है? कौन आइडिया दे सकता है इसको? कौन आइडिया दे सकता है? मतलब दोनों क्वेश्चन हो गए कि सन का जो धूप हमारे पास आ रही डायरेक्ट, उसमें तो हीट है, गर्मी है, लेकिन वही लाइट जब मून सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो उसमें कुछ भी गर्मी नहीं है। क्यों नहीं है?
सूरज की धूप गर्म और चांद की चांदनी ठंडी। उसका सिर्फ एक रीजन है कि धूप में बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, उनमें से एक रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, जो हमें हीट प्रोवाइड करता है, जो हमें हीटिंग इफेक्ट देता है। मून से भी रेडिएशन आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उन बहुत सारों में इंफ्रारेड नहीं है। अब इंफ्रारेड गया कहाँ? उसे मून की सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। जब सन की लाइट मून सरफेस पर पहुंची, तो मून की सरफेस ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन भेजा वापस किसे? कुछ रेडिएशन को वापस भेजा, लेकिन जो वापस भेजने वाले रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उनमें इंफ्रारेड नहीं, रेज नहीं है। तो इसलिए चांद की चांदनी ठंडी है, सूरज की धूप गर्म है। क्लियर हुई बात? वो जो आप कह रहे हैं कि सन, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ध्यान दीजिए कि ये रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। वहां एटमॉस्फेयर होता या वहां है एटमॉस्फेयर, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीच के मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि भाई मून का टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो वहां से होकर आ रही है तो ठंडी हो जानी है, तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मून का सरफेस हमें दिखाई देता है, जो हमारे सामने होता है चमकदार वाला हिस्सा, उसका टेम्परेचर इतना होता है, इतना होता है कि वहां तेल भी खौल जाएगा अगर आप तेल की एक बूंद सरफेस पर डाल दो तो। इससे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और मून का वो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पीछे है, उसका टेम्परेचर इतना होता है कि वहां वहां तो सब कुछ जमा वही है बस। वहां तो पत्थर भी जमे हुए हैं। पीछे की साइड में भेजा था, तो पत्थर भी वहां जमे हुए हैं। तो एनीवे, रेडिएशन, हीट रेडिएशन का मतलब हो गया इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जो चलती है, ठीक, जब आपने इलेक्ट्रिक आयरन गर्म करा, प्रेस गर्म की, तो उसमें से जो हीट निकल रही है वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में निकल रही है। इंफ्रारेड रेज कहाँ से निकलेंगी, ये डिपेंड करता है बॉडी के नेचर पर, बॉडी की सरफेस पर, और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर पर भी। ठीक है, बात समझ आई इतनी? इंफ्रारेड रेज के अलावा बाकी जो विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का, ये भी रेडिएशन ही है। सूरज की धूप पूरी की पूरी रेडिएशन है। उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। कुछ पार्ट ऐसा है जो हमें हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, हीट देता है, वो इंफ्रारेड। कुछ पार्ट ऐसा है जो ना हमें हीट देता ना हमें दिखाई देता, अल्ट्रावायलेट है। अल्ट्रावायलेट है, ना हीट की इफेक्ट क्रिएट करता ना वो। ये सब मिलकर के रेडिएशन कहलाता है। ये सब मिलकर क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है। और रेडिएशन हर बॉडी में से निकलता रहता है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है। इवन आप, मैं, हम सब भी रेडिएट करते रहते हैं अपने अंदर से हीट एनर्जी। लेकिन वो हीट एनर्जी किस पार्ट में होनी स्पेक्ट्रम की, डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पर। कितनी हीट रेडिएट होनी है पर सेकेंड, ये डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पर और सरफेस एरिया पर, कि सरफेस एरिया कितना है उसका। समझिए बात? हम भी अपने अंदर से हीट निकालते रहते हैं। बहुत सारे कैमरे ऐसे होते हैं जिन्हें थर्मल कैमरा कहा जाता है। जो थर्मल कैमरा होता है, उसको रोशनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो किसी भी लिविंग बॉडी या हॉट बॉडी के से निकलने वाले इंफ्रारेड रेज को पकड़ लेता है और उसी से उसकी इमेज बना देता है। तो कहां से किसी बॉडी से कितना रेडिएशन निकलना है, इस पर एक लॉ दिया स्टीफेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने। हालांकि वो लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा बताना उसको सही लग रहा है। स्टीफेंस ने यह कहा कि किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया से पर सेकंड निकलने वाली एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के।
एनर्जी रेडिएटेड आउट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, सिग्मा टी टू द पावर 4। सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट मतलब जो जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उतनी ही तेजी के साथ उसमें से हीट रेडिएशन, एनर्जी का रेडिएशन बाहर निकलता चला जाएगा। बस समझे इतनी। दो चीजें हैं आपके पास, ये दो इलेक्ट्रिक आयरन है, आपने दोनों को लगा के छोड़ दिया। एक को आपने सिल्क पर कर दिया और दूसरे वाले को कॉटन पर सेट करके छोड़ा हुआ है। दोनों को हाथ से आप फील कीजिए, जिसे आपने सिल्क पर सेट करके छोड़ा वो थोड़ी गर्म होकर बंद हो गई, जिसे आपने कॉटन पर कर दिया वो काफी ज्यादा गर्म होने के बाद बंद होगी। दूर से पता लग जाएगा हाथ से कि एक में से कम कम हीट निकल रही है, दूसरी में से ज्यादा हीट निकल रही है। ठीक। फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो हम फिलहाल फील नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता लग जाएगा कि जो बॉडी ज्यादा गर्म है उसमें से तेजी से हीट निकलती है, और जो कम गर्म है उसमें हीट निकलती, धीरे धीरे हीट निकलती। करेक्ट। ये तो स्टीफेंस लॉ हुआ। अब जो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया है वो स्टीफेंस लॉ नहीं, एक दूसरा लॉ है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जिसे बोलते हैं। स्टीफेंस लॉ तो अपनी जगह सही था। स्टीफेंस ने कहा कि चलो ठीक है, न्यूटन ने भी बात मान ली कि जितनी ज्यादा हॉट होगी बॉडी, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ही तेजी के साथ उसमें से हीट बाहर निकलेगी। न्यूटन ने एक दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया। और ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। 2 संडे इसमें लगेंगे, 2 संडे खर्च हो जाएंगे इसमें आपके। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा संडे पूरा दिन लग जाएगा। ठीक। अक्सर क्या होता है कि हम, मैं आपकी की बात नहीं कह रहा, मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ। हमारे घर गीजर नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं। सिंपली पानी गर्म करने के लिए भगोने में पानी रखते हैं गैस के ऊपर, लेके उसे बाल्टी में डालते हैं, नहा लेते हैं। ज्यादातर होता है ऐसे ही है। तो एक दिन आप काम कीजिए क्या, कि अपना जो भगोना है जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, वैसे जो भी है पतीला, उसमें पानी गर्म कीजिए बढ़िया एकदम टनाटन हॉट, बिल्कुल बॉइलिंग तक, बॉइलिंग तक। ठीक है। अब बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर से तो नहाया नहीं जाता, फिर उसमें हम ठंडा पानी मिलाते हैं, और हमें ये आइडिया है कि इसमें कितना ठंडा पानी मिलाना है। तो पहले दिन आपने पानी गर्म किया, लेकिन पानी तो गर्म हो गया। अभी कुछ थोड़ा बहुत मम्मी ने काम बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बेटा जा जरा बाजार से लिया, ये कर दे वो कर दे, नहाने में अभी टाइम है, अभी आधा घंटा लग जाएगा मुझे नहाने जाने में। तो आप उसे ढक करके रख दीजिए आधा घंटे के लिए। ठीक है। आधा घंटे के बाद आप लौटे, उसे पानी को आपने बाल्टी में डाला, मिला लिया, जितना पानी इसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना मिलाना था मिला लिया, और आप नहा लिए। अगले संडे कीजिए क्या, कि सेम वही प्रोसेस, वही वेसल, वही सब कुछ, वही कंटेनर, उतना ही पानी, उतना ही बॉईल कीजिए, लेकिन अब आधा घंटे इंतजार करने के लिए उसे आप बाल्टी में डाल करके जितना पानी आपको मिलाना मिला दीजिए। मतलब आधा घंटे बाद नहीं मिलाएंगे पानी, मुझे आधा घंटे बाद बनाना है, लेकिन जितना बाल्टी में मुझे करना है ठंडा मिला करके उसे अभी कर दिया। फिर ढक के रख दीजिए आधा घंटे के लिए। कुछ डिफरेंस पड़ेगा क्या? दूसरी बार वाला पानी तो बिल्कुल ठंडा हो लेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे नहाने में आधा घंटा मैंने मिला दिया उसको अभी। भाई जो पहले वाले में था उसमें कम से कम गर्म को मैंने गर्म तो रखा आधा घंटे के लिए। दूसरी बार में क्या करा, दूसरी बार में तो अभी तुरंत ठंडा कर दिया उसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बार के प्रोसेस में, दोनों बार के नहाने में दूसरी बार वाला जरा ठंडा सा कम गर्म लगेगा, पहली बार वाला ज्यादा गर्म लगेगा, दूसरी बार वाला कम गर्म लगेगा। और एक्चुअल में बिल्कुल इसका उल्टा होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आपने बॉइलिंग वाटर को आधा घंटे के लिए छोड़ दिया,
तो बहुत तेजी के साथ वो अपनी हीट बाहर निकाल देगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका 100 है, ज्यादा गर्म है। जब आपने उसमें पहले ही पानी मिला करके उसका टेम्परेचर 50 डिग्री, 40 डिग्री, 40 पर आसपास नहा नहा पाएंगे, 40 45, इससे ऊपर नहीं नहा सकते। 37 तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हम कितने बना पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 45 पर, 50 पर क्यों, बहुत तेज है। आपने पहले ही उसका टेम्परेचर 50 कर दिया, तो अब हीट तो लॉस होगी उसके अंदर, लेकिन अब वो हीट लॉस का रेट कम हो जाएगा, अब वो हीट धीरे धीरे लॉस होगी। तो सेकंड वाले केस में कुल मिलाकर हीट का लॉस कम है, पहले वाले केस में हीट का लॉस ज्यादा है। तो पहले वाला, भाई ठंडा पानी तो आपको मिलाना ही है उसके अंदर, वो काफी ठंडा हो जाएगा, कम गर्म लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 19 20 का डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस फील होता है। और मुझे आज भी याद है कि जब 10th क्लास में, एक्चुअली ये 10th क्लास में था हमारे सिलेबस में, अब तो आपका 10th क्लास ऐसा है कि यूं रसगुल्ले की तरह गपाक से खा जाओ और 10th पास कर लो, कुछ भी नहीं है फिजिक्स के नाम पर, फिजिक्स के नाम पर तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। पहले मेरे टाइम में बहुत अच्छे लेवल की डेरिवेशंस तक थी 10th क्लास में, 9th क्लास से डेरिवेशन स्टार्ट हो गई थी, सारे न्यूटन्स लॉ ये वो सब कुछ हो गया था बढ़िया। तो जब मुझे 10th क्लास में ये पढ़ाया गया था, मैंने खुद करके देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसे कैसे। और आज भी मेरे, मुझे याद है वो टीचर थे, बहुत ही बढ़िया टीचर थे, लाइफ के मेरी बेस्ट टीचर गुप्ता जी, एलसी गुप्ता जी, अब वो नहीं है इस संसार में, दुनिया काफी टाइम हो गया उन्हें एक्सपायर हुए भी। तो उन्होंने कहा था करके देखना, और जैसे इन दोनों ने वो करके देखा था उस दिन, वो कपूर वाला प्रैक्टिकल, तो मैंने तुरंत ही उसे करके देखा, और वो रियल में सही रहा। कि अगर आपने गर्म पानी में पहले ही ठंडा पानी मिला करके रख दिया, हीट तो लॉस होगी, लेकिन अब वो टेम्परेचर कम हो गया तो उसमें धीरे धीरे से हीट का लॉस होगा। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी और उसका सराउंडिंग, याद रखिएगा, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा हो, बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। पहले केस में आपका टेम्परेचर डिफरेंस, इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है एटमॉस्फेयर का 20, आपने 100 और 20, 80 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस करा। अगले केस में आपने पहले ही पानी मिला के उसके 40 50 कर दिया, है 20, अब सराउंडिंग टेम्परेचर तो वही है, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा, 30। तो अब हीट का जो लॉस है वो धीरे धीरे होगा। ये न्यूटन्स लॉ है। क्या, फॉर स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड इट द सराउंडिंग, याद रखिएगा यहां सराउंडिंग का टेम्परेचर भी मैटर कर रहा है। फॉर ए स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, द लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहां 10⁴ जो है वो T⁴ वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, वो केवल रेडिएशन के लिए। यहाँ पर और भी फैक्टर जुड़ जाते हैं, पूरा डिटेल है नहीं आपके सिलेबस में, नहीं तो इसकी डेरिवेशन भी कर लेते हैं हम। सिंपली इतना याद रखना आपको, क्या, कि फॉर ए स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी, फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कितनी तेजी से हीट बाहर निकलेगी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्लियर है? तो दो तीन चीजें लिख लेते हैं बस, उसके ज्यादा। रेडिएशन के प्रोसेस में मीडियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मीडियम है भी तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सीधी बात। एयर हमारी ट्रांसपेरेंट है पूरी, लेकिन जब इस मीडियम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से हीट रेडिएशन पास होता है, तब इस मीडियम का टेम्परेचर राइज नहीं होता। टेम्परेचर वहां राइज होता है जहां ये हीट एब्जॉर्ब, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए। आप अभी धूप में बैठे, हवा आपको ठंडी लग रही है, लेकिन धूप आपको गर्म लग रही है। उसी धूप ने, जिस धूप ने आपके बॉडी को हीट प्रोवाइड की है, वही धूप ने
एयर को हीट प्रोवाइड नहीं की, उसी धूप ने एयर को हीट प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि जिस मीडियम से हीट रेडिएशन पास होता है उस मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर वहां जाकर इंक्रीज होता है जहां वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया जाए। भरी गर्मी का महीना यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा 45-47। आप पहुंचाए नैनीताल, मसूरी या शिमला, वहां बढ़िया एकदम कोई गर्मी नहीं, जबकि धूप वहां यहां से भी तेज, यहाँ से भी तेज धूप है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ज्यादा क्लीन होता है। यहाँ तो फिर भी बहुत पोल्यूशन है, वहां नहीं है इतना पोल्यूशन। धूप वहां यहाँ से भी तेज, फिर भी गर्मी क्यों नहीं? उस धूप ने हवा को गर्म नहीं किया। हमारी जो हवा है जिसे हम कहते हैं लुएं चल रही हैं, वो क्यों गर्म होती है? धूप की गर्मी अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब करी, इस अर्थ सरफेस से हीट ली एयर ने, फिर वो एयर गर्म हो गई। पहाड़ों पर ये नहीं होता, क्योंकि एक तो पहाड़ों पर वहां सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, जो धूप यहाँ थोड़े से एरिया में पड़ती है वो बहुत बड़े पहाड़ पर फैल जाती है इंक्लाइंड होने के कारण। जो यहाँ इतनी सी एरिया में पड़ रही है धूप, वो वहां पहाड़ है इंक्लाइंड, तो इतने बड़े एरिया में फैल गई वो धूप, तो इंटेंसिटी कम हो गई। दूसरे, ग्रीनरी, डायरेक्ट अर्थ से कांटेक्ट ही नहीं है, वो सारी धूप का यूज उन पेड़ों ने और घास पत फूल पत्तियों ने यूज कर डाला, हीट छोड़ी नहीं कुछ भी, तो वहां एयर गर्म होने का कुछ हीट बची नहीं एयर को गर्म होने के लिए। और जो धूप एयर में से आ रही है, उस धूप ने एयर को गर्म करना नहीं है। धूप ने एयर को गर्म नहीं करना। यहां भी जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश चल रही है, बारिश हो रही है या बारिश हो चुकी है, तो हवा ठंडी है, धूप बहुत कड़ी है। धूप की गर्मी इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर साफ हो गया, तो बहुत सारी धूप हम तक आ रही है। लेकिन हवा अब भी ठंडी क्यों है? क्योंकि इस गर्म धूप ने हवा को गर्म नहीं किया। तो याद रखिएगा, ये रेडिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेडिएशन जिस मीडियम से पास होता है उस मीडियम को हीट नहीं करेगा। इंफ्रारेड रेज जिस मीडियम से पास होती हैं उस मीडियम को हीट नहीं देती। कहाँ मिलेगी हीट? जहां जाकर ये हीट, ये रेडिएशन सोख लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। क्या लिखा भी आपने? हाँ, डू नॉट राइज। ओके। इसी का देखो एक दूसरा बहुत प्रैक्टिकल यूज है, बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है ये। हमें इस टाइम पे, दिसंबर का महीना चल रहा है, जाड़े हैं, हल्की हल्की सी ठंड है, हमें कंफर्टेबल है डार्क कलर के कपड़े। डार्क कलर के कपड़े हमें कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि धूप में जाते ही ये बहुत बढ़िया तरीके से डार्क कलर के कपड़े हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मुझे आपने पूरी गर्मी किस शर्ट में देखा है? ओनली वाइट, ओनली एंड ओनली वाइट। क्योंकि वाइट एब्जॉर्ब कम करता है, वो रेडिएट कर देता है। आप मई जून जून के महीने में ब्लैक, पिच डार्क ब्लैक कपड़े पहन के निकल जाइए, पता लग जाएगा कि 2 मिनट में घर से बाहर निकलते ही पसीने में तर। रीजन, ढेर सारी हीट उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, ढेर सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली। अब यूं तो फैशन के मारे तो कुछ भी पहन लो, कोट पहन लो, गर्मी में कोट पहन रखा, नाच रहे अपने बारात में तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन गर्मियों में हमें हमेशा लाइट कलर्ड कपड़े कपड़े कंफर्टेबल है। इनफैक्ट राजस्थान में सब बहुत चमकीले तड़क भड़क के कपड़े पहनते हैं, उनके ब्राइट कलर्स के कपड़े होते हैं। कभी आपका जाना हो, हालांकि मेरा भी कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान का कल्चर है कि उन लोगों को बड़े चमकीले ब्राइट कलर्स पसंद है। उन्हें वो पसंद नहीं है, मजबूरी है। अगर डल और डार्क कलर के कपड़े उन्होंने पहन लिए तो और तेज गर्मी फील होगी। ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन का इफेक्ट है।
ये रेडिएशन का इफेक्ट है। आप आपको नहीं, कभी आपने सुना होगा कि अगर आप अपना घर ठंडा रखना चाहते हैं गर्मी में भी, तो छत के ऊपर सफेद पेंट करा दीजिए। और ये होता भी है, ये होता भी है, कुछ लोग कराते हैं। छत नहीं नहीं नहीं, कली तो दीवारों पर होती है। छत 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 मतलब जो आपका ऊपर का ओपन सरफेस है आपके घर का, हाँ वहाँ टाइल्स लगवा दीजिए, या कोई भी ऐसा वाइट पेंट अगर वहां करवा दिया जाए, तो गर्मी में भी कई डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। ये प्रैक्टिकली है। कभी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा कि जहां इस तरह का पेंट हुआ है, वहां उस घर में कम गर्मी होती। रीजन कि वो जो हीट का रेडिएशन था, अगर आपका सिंपली फर्श बना हुआ तो एब्जॉर्ब कर लेगा, सैंड बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर व्हाइट ब्राइट पेंट कर दिया है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हीट रेडिएशन के हमारे बहुत सारे यूज हैं। आप जो कपड़े सुखाते हैं, वो भी एक्चुअली हीट रेडिएशन का ही उसमें ज्यादा रोल होता है। गीले कपड़े आपने डाल दिए तो सूख क्यों गए? क्योंकि उसने सन की हीट एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। और इन दिनों में आप खास तौर पर देखिएगा ध्यान से कि आपके पास दो टी शर्ट हैं, एक ही ब्रांड की, एक ही कपड़ा है उनका, एक बिल्कुल व्हाइट है और एक डार्क ब्लैक है। दोनों को आप लटका दीजिए, छोड़ दीजिए, डार्क ब्लैक वाला बहुत जल्दी सूख जाएगा, व्हाइट वाला देर में सूखेगा। अगर बाय द वे दोनों के कपड़े बिल्कुल एक जैसे हो तो, क्योंकि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब करना है, ये स्ट्रक्चर पर, सरफेस की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। वो सिलेबस में नहीं है आपके। क्लियर हुई बात ये? तो अब ये हुआ कि जो हीट का रेडिएशन है या एब्जॉर्प्शन है, वो हमेशा एक सा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और डिपेंड करता है कि बॉडी के सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है। सरफेस का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। आपके जितने भी कैटल्स हैं, चाय कॉफी वाले, वो सब बड़े चिकने चमकदार बनाए जाते हैं। बाहर की सरफेस, आप अंदर देखेंगे तो अंदर हो सकता है उतना बढ़िया फिनिशिंग ना हो, लेकिन बाहर की सरफेस एकदम ब्राइट बनाई जाएगी। इसलिए नहीं कि वो देखने में अच्छा लगे, दोनों ही काम हो जाएंगे। देखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो ब्राइट ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर से हीट भी कम निकालेगा। जो डार्क ऑब्जेक्ट है वो गर्म भी बहुत जल्दी, और गर्म होने के बाद अगर उसे सूटेबल कंडीशंस मिले तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। रेगिस्तान के दिन बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी। दिन इसलिए गर्म क्योंकि उस रेत ने बहुत तेजी के साथ हीट एब्जॉर्ब कर ली। रात इसलिए ठंडी कि उसने बहुत तेजी के साथ वो हीट बाहर निकाल दी। रात में रेगिस्तान का टेम्परेचर इतना डाउन तक चला जाता है कि अगर आपने पानी छोड़ दिया खुला तो जम जाएगा। मतलब हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं कि दिन में टेम्परेचर है 50 और रात को टेम्परेचर 0। किरचॉफ लॉ है ये, किरचॉफ लॉ है, वो सिलेबस में नहीं है अभी आपके। अब किरचॉफ ने एक बॉडी का थोड़ा सा हल्का सा आपका आइडिया सा है यहाँ आपके सिलेबस में, एक कंसेप्ट बनाया किरचॉफ ने जिसे कहा ब्लैक बॉडी। नॉर्मल सी बात है कि ब्लैक सरफेस बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी ब्लैक के अलावा और कोई भी कलर्ड सरफेस हो, वो रेडिएशन सारा एब्जॉर्ब नहीं करती। आपके मैरून कलर के कोट हैं, सूरज की धूप में मैरून कलर है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, ये भी है, वो भी है। इस कोट की सरफेस ने मैरून कलर को एब्जॉर्ब नहीं करा, बाकियों को एब्जॉर्ब कर लिया। मैरून को जा कहा जा वापस, इसलिए वही मैरून जो इस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता, वही कलर दिखाई देता है। किरचॉफ ने कहा कि एक बॉडी जो हर तरह के रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी वापस ना जाने दे, उसे कहेंगे ब्लैक बॉडी। क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है
जो अपने ऊपर पड़ने वाले हर तरह के रेडिएशन को 100% एब्जॉर्ब कर ले, 1% भी रिफ्लेक्ट ना करे। चाहे वो इंफ्रारेड रेज आ जाए उसके पास, चाहे विजिबल आ जाए, चाहे अल्ट्रावायलेट आ जाए, सबको एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट कुछ ना करे, उसे क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। लेकिन किरचॉफ ने एक और ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने कहा कि भाई जो एब्जॉर्ब बढ़िया करता है वो अपने अंदर से सुटेबल कंडीशंस में रेडिएट भी बहुत बढ़िया करता है। तो अगर ब्लैक बॉडी हर टेम्परेचर पर हर तरह की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो सूटेबल कंडीशंस मिलने पर ये अपने अंदर से हर तरह के रेडिएशन को बाहर भी निकालेगी। तो अब एक अजीब सा सेंटेंस बोलने वाला हूं, कौन देखते हैं उसका एक्सप्लेन कर पाएगा? सन इज ए ब्लैक बॉडी। सन इज ए ब्लैक बॉडी। सन इज ए ब्लैक बॉडी। बिल्कुल ब्लैक है सन। सन इज अ ब्लैक बॉडी। कौन इसको एक्सप्लेन कर पाएगा? क्योंकि अब सन इस टाइम अपनी उस सुटेबल कंडीशन में है कि वो अपने अंदर से हर तरह के रेडिएशन निकाल रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सन अपने अंदर से लाइट कहां से निकाल लाता है, कहां से लाता है, वो एक अलग फिनोमेनन है। 12th क्लास में पढ़ोगे आप। ऐसा नहीं है कि स्टार से पहले लाइट उसने एब्जॉर्ब करी, अब अपने अंदर से वो लाइट वापस निकाल रहा है, उसका सोर्स अलग है। लेकिन जो भी सोर्स है जैसे भी निकाल रहा है, लेकिन सन अपने अंदर से हर तरह की वेव्स निकाल रहा है, रेडिएशन। वो इंफ्रारेड रेज भी आउट कर रहा है, वो विजिबल भी, वो अल्ट्रा वायलेट भी, और इसके आगे पीछे के और भी बहुत सारे। इसलिए सन क्या है? सन इज ए ब्लैक बॉडी, जो या तो एब्जॉर्ब कर ले सब कुछ, या सब कुछ अपने अंदर से हर तरह का रेडिएशन बाहर निकाल दे, वो दोनों ही क्या है? ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक छोटा सा ब्लैक बॉडी लिख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी is a body that absorb every kind of radiation at every temperature. Since good absorbers are good radiators, hence black body radiate out every type of radiation from it at all the temperature. Radiation from it at all the temperature. And hence sun is a black body.